गैरत नहीं है। ओ भाई तुम में क्या गैरत है? सारी दुनिया में अपनी औरतों को नचा रहे हो और ये इससे पैसे कमा रहे हो, कहते हो हमारी बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है ये काम है। और तुमने अपने मुल्क को जिस कैसी तरह बातें खोला कर हुआ रहे हैं ये बात है, ये कर रहे हो तुम। और यार क्या है तुम्हारी औकात? तुम लोग कर क्या रहे हो? पाकिस्तान चैंपियन करता है पैलेस्टाइन के कॉज को, मगर क्या पैलेस्टाइन भी कोई कश्मीर पे पाकिस्तान के रुख का सपोर्ट करता है? उनकी पॉलिसी तो बड़ी वाज़ेह है, उनकी पॉलिसी तो बड़ी वाज़ेह है। मैं ज्यादा नहीं, मैं मेरी बारी है अभी, तो मैंने इंतजार किया, अभी इंतजार करें प्लीज सर, ऐसे ना करें। तो कल ही मेरे प्रोग्राम में अहमद कुरैशी साहब ने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान के एक सफीर ने ये हिंदुस्तान का जो अगस्त 5 2019 का जो मामला है उसके बाद में कोई बयान दे दिया इंडिया के हक में। तो हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जी इनको निकालो यहां से, ये बातें उठी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम सामान पैक करते हैं और चले जाते हैं। ये बात अहमद कुरैशी साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में कही है। तो फिर लोग उनकी जाके मिन्नतें करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, आप रुकें, अभी ऐसे ना जाएं, 10 दिन का हमें टाइम दें, हम ठीक करते हैं, ये है वो है। बात कुछ नहीं बनी। तो 5-7 दिन के बाद में फिर वो पता नहीं वो चले गए थे या उनको मना लिया, तो कुछ ऐसी सी बात थी। वो मेरे प्रोग्राम में जाके आप देख सकते हैं। जहां तक पैलेस्टाइन का कॉज है तो उसमें हमेशा से हिंदुस्तान का जो मौकफ है, देखिए कितनी खूबसूरत है। फॉरेन पॉलिसी ये होती है, आपका इजराइल भी दोस्त है और आपका पैलेस्टाइन भी दोस्त है। आप एक मुल्क के वजीर आजम की हैसियत से अगर इजराइल में जाते हैं तो आपको बड़ा ग्रैंड रिसेप्शन मिलता है। अगर बात मनमोहन सिंह साहब की हो या किसी वजीर आजम की हो या मोदी साहब की हो, वो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अगर वो पैलेस्टाइन जाते हैं तो वहां पे भी उनको जो ग्रैंड रिसेप्शन दिया जाता है, वेलकम किया जाता है, स्टेट विजिट दी जाती है। वेयर इज पाकिस्तान इन इट? पाकिस्तान कहां है? बायलैटरल एंगेजमेंट्स में पाकिस्तान गायब है। आखिरी कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जिसने पाकिस्तान का विजिट किया था वो 2015 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए थे। मैंने अब्दुल बासित साहब से एक प्रोग्राम में सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी फिर कोविड आ गया था। मैंने कहा बासित साहब कोविड तो 2020 में आया था। कहते हैं बस जी वो कोविड आ गया था ना, फिर आप ये है वो है समझे। वो कोई जवाब नहीं है। मल्टीलेटरल्स पे देखें तो पाकिस्तान गायब है। अच्छा, इन्होंने क्रिटिसिज्म किया हमारे ऊपर कि जी इंडिया जो है, दुनिया इंडिया के ऊपर तनकीद करती है, कुछ गलत होता है। बिल्कुल करे, करना भी चाहिए। और दुनिया में कहीं गलत हो तो इंडिया को भी अपनी राय उस पर रखनी चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि मेहदी साहब इसका जरूर जवाब दें। हमारे अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं इंडिया के अंदर। बावजूद उन फ्लॉज के हम चांद पे भी पहुंच गए। हमारे मल्टीनेशनल जितनी भी हैं बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस दुनिया के, उनके सीईओज भी हमारे हैं। हमारे बच्चे एजुकेशन के फील्ड में एक्सेल करते हैं। हमारे लोग दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं तो उनकी इज्जत होती है। हमारे पासपोर्ट की कोई टॉप 10 रैंकिंग में नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान की तरह 4 वर्स्ट पासपोर्ट दुनिया के जो हैं उनमें भी हमारा शुमार नहीं होता। मैं चाहूंगा कि इन बातों को ये कैसे देखते हैं, इनको भी ये वक्त आने पर जो ये है रिस्पॉन्ड करें। दुश्मनी आपकी हमारे साथ, हमारी आपके साथ, ठीक है, लेकिन इस दुश्मनी में आप ही कंगले क्यों हो गए? आप ही कंगाल क्यों हो गए? आप ही को दुनिया के सामने जा जाके भीख क्यों मांगनी पड़ी? हम तो नहीं मांग रहे किसी से जाके कोई भीख। हमारे यहां भी मसले मसाइल थे। $1 बिलियन था हमारे जो है फॉरेन रिजर्व में, आज से 20-25 साल पहले। हमने मेहनत करी है, आप उसको एक्नॉलेज करें। और आपने, वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कुछ वक्त पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, कहते हैं जी देखते हैं अगर दोस्त ममालिक से कोई पैसे मिल गए तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर मेहनत करने के बारे में सोचेंगे। जो ऑप्शन 2 होना चाहिए था कि दुनिया में पैसे मांगो बाद में, पहले खुद मेहनत करो, उन्होंने उसको ऑप्शन 1 मान लिया है कि जी पहले हाथ फैलाएंगे, बात नहीं बनी तो फिर मेहनत करेंगे। ये रवैया बदलें, खुदारा ये रवैया बदलें अपना। क्या वजह है? मैं आपका दुश्मन, आप हमारे दुश्मन चलें। मैं ही जाके अगर भीख मांग रहा हूं जगह जगह, कुछ तो मेरी कमी होगी। आप बताएं क्या वजह है कि दुनिया में मंगते हो गए हैं आप? हर किसी के दरवाजे पे बकौल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, कि कहीं दोस्त ममालिक में कहीं चले जाते हैं
तो वो हमसे ये कहते हैं कि यार ये कहीं हमसे पैसे ना मांग लें, हमारे दोस्त भी पीछे हटते हैं, हम भिखारी बन गए हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो जब आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, तो फिर चौधरी बनने की क्या जरूरत है भाई इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर। फॉरेन अभी काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस के अंदर काकड़ साहब कह रहे थे, उधर वो जिलानी साहब कह रहे थे कि जी हम रूस और यूक्रेन के दरमियान सालसी का किरदार अदा करेंगे। ओ भाई वो जंग है अमेरिका और रूस की, आप ना 3 में ना 13 में $1-1 बिलियन के लिए मांगते फिर रहे हैं, सालसी का किरदार अदा करेंगे। पूछता कौन है, आया कौन था यहाँ पे? क्या क्या रशियन प्रेसिडेंट आपके यहाँ पर आए, उन्होंने आपसे कुछ कहा कि आप सालसी करवा दें, आप मनवा लें? भाई ना अभी से 3 में ना फिर बीच में ना बोले बताएं, प्लीज, मुझे ठंड रखें, हौसला रखें, हो गए, जवाब भी तो हौसला रखें भाई साहब, हौसला रखें। क्या जरूरत है, मैं बस समअप करने लगा हूं, क्या जरूरत है पाकिस्तान आज को, ये पाकिस्तान के बच्चा उठ के सवाल कर रहा है कि हम मंगते क्यों बन गए हैं हर किसी के सामने, हम घर घर जाके मांग क्यों रहे हैं? दुश्मनी तो हमारी आपस में थी, हम तो नहीं भिखारी हुए इस दुश्मनी में, आप ही क्यों कंगाल हो गए हैं? आगे फिर आपने कहा जी इंडिया के अंदर हिंदुओं का ये है वो है, होगा, बहुत बड़े इश्यूज हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इश्यूज हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तानी हिंदू इंडिया माइग्रेट कर, मैदी साहब बीच में नहीं, मैदी साहब बीच में नहीं, मैदी साहब बीच में नहीं प्लीज, मैदी साहब बीच में नहीं, मैं पूरे सब्र और तहम्मुल के साथ आपको सुन रहा था। भाई आप थोड़ा मेरे पानी मुंह में बातें डाल रहे हैं, मेरी तरह पानी पिए, मैदी साहब पानी पिए प्लीज, 1 मिनट, मेरी बात मुकम्मल हो जाने दे मेरी। मैदी साहब क्या वजह है कि पाकिस्तान से हर साल, डॉन की एक रिपोर्ट है कि 5 से 7 हजार हिंदू हर साल हमारे यहां से इंडिया हिजरत कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि कोई इंडिया से भी मुसलमान उतनी ही तादाद में सताए हुए, अभी रुक जाए, अभी 2 बंदे आए हैं बाप बेटे, अभी बीच में ना बोले मेहंदी साहब, आपकी बारी आएगी। मेहंदी साहब बीच में ना बोले, मेहंदी साहब ठंड रखें प्लीज। अभी 2 बंदे कराची पहुंचे हैं, बाप बेटा, जमशेदपुर के रहने वाले हैं वो, मुझे और लोग कह रहे हैं जा जाके उनका इंटरव्यू करें, वो 2 बंदे मिले हैं हमारे यहां पर। मैं आपको किसी भी वक्त में 2000 बंदा दिखा सकता हूं। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, मुसलमानों का नेचुरल होमलैंड बना इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उस मुल्क के अंदर क्या वजह है कि आज 50 साल हो गए हैं उर्दू स्पीकिंग, जो आपका बिहारी, आपकी एक 4-5 लाख की पॉपुलेशन है, बांग्लादेश में कैंपों में पड़ी है, एयरलिफ्ट करें उनको इंडिया लेकर आए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आप ये स्लोगन देते हैं तो फिर एक नेचुरल सवाल ये उठेगा कि पाकिस्तानी होने का मतलब क्या? उसका नेचुरल जवाब यही आएगा जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन हो भाई। तो जिसका यकीन ही नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह पे, वो पाकिस्तानी कैसे हुआ फिर? ये अपने हुक्मरानों को समझाएं कि अब एक मॉडर्न नेशन स्टेट के अंदर एक कौम करार दिया गया है उसकी ज्योग्राफियाई हुदूद में रहने वाले लोगों को। तो पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हिंदू, सिख, कोई वहां पे मसीह बिरादरी का या मुसलमान, सारे पाकिस्तानी हैं। आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर इन्होंने बात की है कि जी इंडिया और चाइना के दरमियान ट्रेड डेफिसिट है जी ट्रेड डेफिसिट। चाइनीज इकोनॉमी 20 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है, वो दुनिया का प्रोडक्शन हब है। पर यू नो व्हाट, वी आर वर्किंग हार्ड, हम कम से कम रेस में कुछ हैं तो सही, कुछ करने की तो कोशिश कर रहे हैं। यू आर आउट ऑफ द रेस सर। आपके अपने अखबार कहते हैं फॉर पाकिस्तानीज, आपके अपने अखबार कहते हैं फॉर पाकिस्तानीज चाइना फ्रेंडशिप रोड रन्स वन वे, या आपके अखबार कह रहे हैं 20। अब मैं पिछले 10 सालों में बात हो रही थी, आखिरी पॉइंट है मेरा कि जी सीपैक गेम चेंजर होगा। सीपैक का काम बहुत हद तक मुकम्मल भी हो गया, लेकिन जो इकोनॉमिक गेन्स उसके आने थे वो आज तक नहीं आए, क्योंकि वो माहौल ही नहीं दे पाए आप इन्वेस्टर को कि वो वहां पर आए। एंड लेट मी ऑल्सो ऐड, अगर हमारे यहाँ पे जो मजहबी इंतहा पसंदी है, अगर हम उस पर काबू ना पा सके तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे भी हालात ऐसे ही होंगे। तो मेरे क्रिटिसिज्म को आप इस तरह से लें कि ये बंदा हमारा वेल विशर है, ये हमारा हमदर्द है, आप इसको नेगेटिवली ना लें सर।
मेरी इतनी ही आपसे इल्तिजा है। शुक्रिया। अच्छा मेहदी साहब, आप कह रहे थे कि अरविंद आपके मुंह में अपनी बात डाल रहा है। सर आपको टाइम मिलेगा जब आप उसकी तरदीद कर सकते हैं कि आपने ये नहीं कहा। और सर ये बताइएगा कि क्या ये दुरुस्त है कि पैलेस्टाइन ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है सऊदी अरब की तरह वो नरेंद्र मोदी को दिया है, और इंडिया ने वहां पे एक आईटी सेंटर बनाया है, उसके अलावा भी वो उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनको आप कैसे देखते हैं? एक दो बातें और भी हैं, चलें अगली उसमें करेंगे। देखिए शकील साहब, बात ये है कि अरविंद साहब जो है ना वो इतने सारे सवालात कर देते हैं कि अब उनको याद रखना और याद रखकर एक एक को रिस्पॉन्ड करना, इसलिए मैं ये अर्ज करता हूँ कि अगर वो मुझी से सवाल करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों साहिबान एंकर है और मैं जवाब दे रहा हूँ, तो चले ठीक है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। आप तो लिख लिया करें, मैं भी लिख लेता हूँ। वन बाय वन आपने शुरू की थी जनाब। वन बाय वन वो सवाल पूछें, मैं वन बाय वन उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वो जो भी सवाल पूछेंगे मैं दूंगा। मैंने महमूद गजनवी से लेकर और तमाम चीज़ों के ऊपर उनसे बात करी। बात असल में ये है शकील साहब, देखिए मैं भी इस बात का वेल विशर हूँ कि पाकिस्तान और इस खित्ते के लोगों की जो गुर्बत है, जो मुश्किलात हैं, वो बेहतर होनी चाहिए। लेकिन कैसे बेहतर होनी चाहिए, क्या तरीक़ाकार होगा उसके बेहतर होने का? ये तरीक़ाकार होगा जो अभी देखिए इन्होंने कम से कम 100 दफ़ा फरमाया कि हम मांगते हैं, हम मांगते हैं, हम मांगते हैं। जनाबे वाला बात ये है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आपने उसको क्रिटिसाइज कर दिया। यही मैं बार बार आपसे बात करूं। मतलब मैं कौन होता हूं कि मैं जो आपके प्रोग्राम में बैठकर बात कर रहा हूं, कल को हिंदुस्तान यही पॉलिसी अपनाने, भाई मेरी एक अपनी राय है, मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। अब ये हिंदुस्तान के ऊपर कोई लाजिम है कि वो मेरी बात को जो है वो सुने और अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर ले? भाई आपने भी एक राय दे दी, आपने बात कर दी, हमने सुन ली। अब हमारी मर्जी है कि हम फलस्तीन पे बात करते हैं, नहीं करते, हमें किस मौजू पर बात करनी चाहिए। हम यूक्रेन में क्यों गए? भाई यूक्रेन का फॉरेन मिनिस्टर आपके मुल्क नहीं गया, हमारे मुल्क आया था। आपने फरमाया 2015 के बाद हमारे मुल्क में कोई आया ही अभी नहीं। आए थे, अभी हाल ही में G20 में वो इंडिया। यही तो मसला है आपका। और भाई अभी बात सुन ले, 2015 के बाद आप कह रहे हैं शीपिंग के बाद कोई नहीं आया। और भाई ईरान का प्रेसिडेंट रूहानी आया, क्राउन प्रिंस आया, यूएई का प्रेसिडेंट आया, कतर का अमीर कतर आया। आपने कुछ चीजें देखी ही नहीं है। और आपने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि सी पैक से हमें फायदा हुआ? यानी भाई हमारी जो इमरान खान साहब की हुकूमत आई वो सी पैक को दुरुस्त नहीं समझती थी। उसने आने के साथ कहा कि सी पैक के अंदर मसाइल हैं। उसके ट्रेड जो एडवाइजर थे उन्होंने कॉलम लिखा बाकायदा, उन्होंने कहा हम इसको फ्रीज कर रहे हैं। इसलिए जो पहला फेज है जिसका सबसे बड़ा प्रोग्राम ML1 था, वो आज वाले दिन तक उसका संगे बुनियाद ही नहीं रखा गया। तो चीजें कैसे तब्दील होती? आज वाले दिन तक जो हमारे यहाँ पर उनकी मुख्तलिफ जगहों पर वो जगहें मुख्तस की गई थी जहां इंडस्ट्री लगनी थी, उसके कवानीन नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब की दूसरी पॉलिसी थी। और कहीं पर भी शहबाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि ये हमारी सेकंड ऑप्शन होगी कि हम मेहनत करेंगे। उन्होंने तो बार बार ये बात कही कि जनाबे वाला हमें अब अपने पांवों पर खुद खड़ा होना पड़ेगा, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। और बार बार आपने कहा हमारे साथ लड़ाई में आप कंगाल हो गए। मसलन आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में हम आपसे ना लड़ाई रखते और आपकी हेजमनी को मान लेते तो आज हम कंगाल ना होते। भाई ये तो आपका ख्याल है ना, ये तो आप बात कर रहे हैं ना, मैं नहीं कर रहा। मैंने एक दफा भी ये नहीं कहा कि मैं ये कह रहा हूं हिंदुओं की। आप बार बार मेरा नाम ले रहे। भाई मैंने तो आपके प्राइम मिनिस्टर की बात करी। मैं तो अगर बात करूंगा तो आपके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह साहब की बात करूंगा कि क्या कुछ हुआ और कैसे पाकिस्तान बना और क्या हुआ। आपने कहा कि ये जनाब ये मुल्क बन गया और इसके अंदर बताऊं जी एक डर्टी वो हो गई और फलाना हो गया। भाई बात ये है कि आप ये वाली बात कर सकते हैं, ये आपका हक है, लेकिन ये मेरा हक है कि मैं किस चीज को बेहतर समझता हूँ और मैं क्या करता हूँ। जहां तक रह गए लोगों की बात, मैं क्यों किसी का नाम लूं जनाब? मुझे किसी के नाम लेने से अपने कद को बड़ा नहीं करना। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मैं अपनी बात कर रहा हूँ मुख्तलिफ चीजों के नॉलेज से। मैं बात कर रहा हूँ जसवंत सिंह और नरसिम्हा राव की किताब से।
मैं अगर बात करूंगा तो मैं खान वली खान साहब की किताब से करूंगा कि पाकिस्तान जब बन रहा था तो क्या बातें हो रही थी, कैबिनेट मिशन के हवाले से क्या हुआ था, कायदे आजम को जाती तौर पे क्या ऑफर की थी। तो मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा, मेरा ये मौजू नहीं। और आप इस बात पर ना ज्यादा परेशान ना हो कि पाकिस्तान की माली हालात अच्छे नहीं है। ये सिर्फ चंद सालों की बात है जो हम एक मुश्किल सूरत हाल में फंस गए। और आपने जैसे खुद भी बताया कि इंडिया के ऊपर भी ये मुश्किल सूरत हाल आई है। हम बहुत जल्दी इस मुश्किल सूरत हाल से निकल जाएंगे। हम अपनी खुराक खुद पैदा करते हैं, पाकिस्तान में 40% पेट्रोल खुद पैदा करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी रास्ते मौजूद हैं। हमारी सिर्फ ट्रैक थोड़ा सा बदल गया था 2017 के बाद से लेकर, जिसके अंदर ये हम इस प्रॉब्लम का शिकार हो गए। वरना 1999 को 12 अक्टूबर वाले दिन जितने हमारे फॉरेन रिजर्व्स थे, इतने फॉरेन रिजर्व्स इंडिया के पास थे, जबकि हम 5 गुना छोटा मुल्क थे। तो इसलिए ये चीजें चलती रहती हैं, कभी मुल्क ऊपर चले जाते हैं, कभी मुल्क नीचे चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक मेरी गुजारिश होगी, ये भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी मर्जी है, लेकिन ये मेरी गुजारिश है हिंदुस्तान के तमाम लोगों से, सिर्फ आपसे नहीं, कि वो ये एक्सेप्ट कर लें कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है और पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर मौजूद है। ये इसको खत्म कर दें, इसको भारत को, कि ये भारत का हिस्सा था। और ये जो आपकी हेजमनी की सोच है ना, इससे बाहर निकल कर आए और एक मुल्क को मुल्क समझकर बात करें। तो अगर ये आप समझेंगे तो चीजें आगे बढ़ने लगेंगी, अगर आप नहीं समझेंगे तो ये लड़ाई बदस्तूर कायम रहेगी। चौधरी साहब, लेट मी क्विकली रिस्पॉन्ड। इन्होंने कहा कि जी ये तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान एक मुल्क है। ये इतना बड़ा एक झूठ है जो ये लोग 24 घंटे पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल तबका अपनी आवाम के अंदर बताता है। कैसे कोई तस्लीम करे भाई? उसकी कुछ शराइत होती होंगी, मैं आपको बता देता हूं। एक दूसरे के मुल्क में आप जो है डिप्लोमेटिक मिशंस को भेजें। कोई अगर मैं ये कहूं कि जी अब इंडिया के अंदर ही, विद इन इंडिया मैं ये कहूं कि जी पंजाब में हमारा एक डिप्लोमेटिक मिशन है, तो मैं कहूंगा भाई पंजाब तो इंडिया का पार्ट है, उसमें डिप्लोमेटिक मिशन की क्या जरूरत है? या पाकिस्तान को बलूचिस्तान के अंदर अपना डिप्लोमेटिक कोई अपना कोई भेजे, सफारत खाना वहां खोले, मेक्स नो सेंस। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, हमारे स्पोर्टिंग टाइज हैं, हम इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होके ये कहते हैं कि अ स्टेबल एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। इससे ज्यादा कोई कैसे कोई तस्लीम करे? हमारे दरमियान ट्रीटीज हैं, इंडस वाटर्स ट्रीटीज हैं। दो मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर, नीचे साइन जब होता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के जिन्होंने साइन किया, तो वो अलग अलग मुल्कों के थे, उनके नुमाइंदे थे, डेलीगेशन आया, अग्रीमेंट साइन हुए, बायलैटरल अग्रीमेंट साइन हुए। और कैसे कोई तस्लीम करता है भाई? मुझे कोई समझाए कि जी तस्लीम नहीं किया, हमें माना नहीं आज तक। ये है झूठा चूरण जो आप बेचते हैं। अब मुझे इस बात का जवाब देने दें। गैरत इतनी है आप में कि जी मसला कश्मीर है, हम इंडिया से ट्रेड नहीं करते, ना करो। लाइफ सेविंग ड्रग्स क्यों लेते हो? वो भी बंद कर दो, लग पता जाएगा। वो भी बंद कर दो। अगर गैरत, ये कैसी गैरत है कि जब लाइफ सेविंग ड्रग्स पे आती है तब गैरत मर जाती है, क्योंकि खुद की कैपेबिलिटी ही नहीं है कि पैनाडोल भी बना ले। फैक्ट्रियां बंद होगी, पैनाडोल नहीं बना पा रहे हो। कहां हो जनाब? पैनाडोल नहीं बना पा रहे हो। शर्म होती तो इस पे कोई बात होती मुल्क में। लोग आपसे ज्यादा शर्म मेरे भाई, आपसे ज्यादा बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। मैंने सुन रहा था ना आपको, जुमले बोलते हैं और साथ में वकालत करते हैं कि आप पाकिस्तान के हक में हैं। आप सुनते जाएं। शर्म और ये लफ्ज नहीं, ऐसे नहीं, ये इसमें आप बात करते हैं। ठंड रखे। मैं बोला क्या बीच में आपके? भाई आपसे मैं बोला क्या बीच में? दवाई ले ली लाइफ सेविंग मैं बोला क्या आपके बीच तो में? आपने अपनी तरफ से एक बार कहे जा रहे। मैं बोला क्या बीच में? मुझे दिखाएं कौन सा एग्रीमेंट है कि हम आपसे ले रहे हैं दवाइयां और हम लाइफ सेविंग ड्रग्स। चौधरी साहब इनको बताएं, चौधरी साहब इनको बताएं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स दे रहे हैं इंडिया से। यार इनको आप बताएं कि बात करने का तरीका क्या होता है। ये बेशर्म, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप जरूर लगाइएगा प्रोग्राम के एंड में। आप शकील साहब एंकर हैं, बीच में ना बोले, इनको बोले, मैं सुन रहा था। ये होते कौन है ये कहने वाले? इनकी क्या वाली बात करें? मेरे साहब ने कितने अदब और एहतराम से इनकी बात कर रहा हूँ और ये आप इनकी सुन लें फिर। बेशर्म है।
ओ भाई आप है बेशरम, आपकी बेशर्मी है जिसकी वजह से आप बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप अपनी तरफ से एक बात को झूठ, वो गोबल्स की बात झूठ बोले जाओ, झूठ 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 आप बोले जा रहे हैं झूठ, और आप समझ रहे हैं आप बहुत दानशूर आदमी है क्योंकि आप झूठ बोलकर ये बता रहे हैं। आपकी जो बात भी आपने बताई उसका जवाब दिया कि भाई ये बात ऐसे है, आप फिर झूठ बोले जा रहे हैं, फिर झूठ बोले जा रहे हैं, फिर आप गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ भाई आप हैं कौन, आपकी जुर्रत कैसे है आप पाकिस्तानियों के बारे में? आपको मैं खबर बता देता हूं, आपने कहा हिंदुस्तान के लोगों के बारे में एक दफा भी एक जुमला कहा है? मैं सर जवाब दे देता हूं उनकी इज्जत के खिलाफ। मेहदी साहब यार, मेहदी साहब आप मुझे बताइए ये बोलने का तरीका कराते हैं, इनको बोलने का तरीका तो सिखाएं। ये बेशरम का लफ्ज क्या है? ये कौम में बातें होती है बेशरम। आप सच नहीं बता रहे, आप बता तो करें। आप आदमी है, आप झूठे तरीन आदमी है, आप झूठे तरीन आदमी है, आप झूठे तरीन जातियात पे उतर आए हैं आप। और आपकी जातियात है क्या? आप क्या है जातियात में? आप क्या बातें कर रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हैं? तो आपने बेशरम का लफ्ज कैसे इस्तेमाल किया? आप होते कौन है बेशरम कहने वाले? आपकी क्या हैसियत है? मैंने आपकी जात के हवाले से भगोड़े हैं आप दूसरे मुल्क में जाकर। मैंने आपकी जात के हवाले से कोई गुफ्तगू करी हो तो बताएं। आप होते कौन है मेरी जात के हवाले से बात करने वाले? आप कौन होते हैं मेरी जात के हवाले से? मैं बात करूंगा अगर आप कौन होते हैं मेरी जात के हवाले से करेंगे, आप पाकिस्तान कौम की बात करेंगे तो मैं करूंगा, मैं बार बार कहूंगा आपको मैं कहूंगा कि आप दुनिया के झूठे आदमी हैं। अरविंद एक मिनट, मेहदी साहब जो भी अपना अरविंद ने बात की गैर पार्लिमानी की, आप अपनी बारी पे वो कह सकते हैं यार। नहीं सुने ना प्लीज सुने कि वो क्या बेशरम है ये कौम, बेशरम है ये कौम, ये वाली बात होती है, ये वाली बात है। इन्होंने बेशरम बार बार कहा, गैरत नहीं है। ओ भाई तुम में क्या गैरत है? सारी दुनिया में अपनी औरतों को नचा रहे हो और ये इससे पैसे कमा रहे हो, कहते हो हमारी बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है ये काम है। और तुमने अपने मुल्क को जिस तरह खोला हुआ, ये बात है, ये कर रहे हो तुम। और यार क्या है तुम्हारी औकात? तुम लोग कर क्या रहे हो? आप ऐसी बातों पर आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा था कि ऐसी बात ना हो जिससे बदमज़गी फैले। आपने ऐसे लफ्ज मेरी कौम के लिए बोल दिए। आप क्यों ऐसे, आप होते कौन है ऐसे कहने वाले? आपका जुर्रत कैसे है कि आप बेशरम कहें? आप बयान कर रहा हूं। आप झूठ बोल रहे हैं। एक तमाम झूठी बातें हैं, आपके पास कोई सच्ची बात नहीं है। आप झूठे आदमी हैं, झूठे। मेहदी साहब गुजारिश है, आप उन लोगों को यहाँ पर प्रमोट करते हैं जिन लोगों को आप समझते हैं कि वो इंडिया की बोली बोलेंगे, वो हिंदुस्तान की हेजमनी मानेंगे। भाई क्यों माने हम? हमारी मर्जी, हम जो बेहतर समझते हैं। हम कंगाल हो रहे हैं, आपका क्या मसला है? आपको इससे कोई परेशानी है इस कंगाली से? और भाई आप कौन होते हैं? आप कितने को अमीर हो गए? आपके मुल्क के अंदर कितने को लोग गुर्बत से ऊपर चले गए? आज आपके मुल्क में कितने लोग हैं जो खा रहे हैं 3 वक्त की रोटी? और कितने लोग हैं जो स्विक्स फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर रहे हैं? वो कितने लोग हैं आपके? और जो आपके मुल्क के हालात हैं वो क्या दुनिया से छुपे हुए हैं? जो रोज बार कहा है मीडिया को मैं एक आइडियल कंट्री नहीं मानता, लेकिन हमारे जो इश्यूज हैं उन पे काम कर रहे हैं और आप उनके पीछे हट रहे हैं। एक मिनट प्लीज, गुजारिश मेरी सुन ले मेहदी साहब। की जरूरत है, हाथ जोड़ रहा हूं मेहदी साहब सुन ले। मुझे आप बताइए, ये बगैरत का लफ्ज इस्तेमाल करें और आप चुप रहे हैं। गुजारिश सुन ले मेरी, बोलना पड़ रहा है। गुजारिश सुन ले। क्या जरूरत है ये अपनी पॉइंट के प्रोग्राम रखें थोड़ी दुनिया में। मैं पूरी दुनिया में 1997 मेरा तो किसी के साथ भाई दूसरे को पूरा मौका है कि वो अपनी बात करे, लेकिन लफ्जों का इस्तेमाल, लफ्जों का चुनाव ये है इनका लफ्जों का चुनाव। मेरा ये कहना है कि गैरत उस वक्त काम मर जाती है जब लाइफ से आप लेते हैं। एक मिनट, आप कश्मीर की बात को जी गैरत करने की बात आती है तो गैरत हो जाती है। ओ भाई आप पैसे दे के चीजें खरीदते हैं,
एक ये मिनट। दुनिया से होता है। हमारी ये कोई ओर से ऐसी सुन लेना। बात नहीं है, इनकी और पूरी अपने नाचती मसाइल हैं। भी अपनी जगह हमारी होते हैं। नाचती हुई दिखाई देती है इनको। और भाई अपनी नाचती दुनिया हुई के यार, अंदर दिखाई बड़ी प्लीज। बड़ी रूस और अमेरिका की शदीद लड़ाई है, लेकिन एक दूसरे के साथ अब्बाई साहब ट्रेड इनको हो चुप रही करा है, लीजिए, इनको दोहराना पड़ ट्रेड भी जाएगा। हो रही है। चाइना और दोहराना अमेरिका पड़ के जाएगा। इख्तलाफात हैं, लेकिन वो भी आपस में ट्रेड कर रहे हैं। यार ये क्या बातें हैं यार, ये अच्छा, कौन सा लफ्ज है? मेरी साहब गुजारिश सुन लें। मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की कि यू विल गेट योर चांस। आप हाँ। जो भी कहना चाहें, आप ये कहें कि आपने गलत लफ्ज इस्तेमाल किए, गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल किए, रूड लफ्ज, जो मर्जी का आप कहें, प्लीज अपनी बारी पे कहें। और अरविंद ने अगर कोई गलत बात की है, ही विल अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन I ये will. नहीं है कि वो बात बोल रहा है और आप उसको इंटरप्ट करना शुरू करें। इस सर किसी को बात समझ नहीं आती। अरविंद से भी मैं बार-बार ये सुन लेना, प्लीज सुन आप ना लेना। आए समझ, मुझे क्या करवाना है समझकर? ये क्या लोग देखेंगे इस प्रोग्राम को कि क्या क्या बंदा बात कर रहा है, ये क्या लफ्ज यार, इस्तेमाल कर रहा है, मुझे अगर बताइए। अगर ये अगर क्या आपकी बात प्रोग्राम, में, क्या रेटिंग, क्या अगर चीज है? मुझे मेहदी बताएं साहब डिबेट में यही होता है। क्या जो नहीं होता ऑडियंस है ना, यार। सुन लेना प्लीज, डिबेट में मेरी ये नहीं बात होता। सुनेंगे। हिंदुस्तान के टीवियों के साथ भी प्रोग्राम कर रहा हूं, कोई इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता कि आप बगैरत हैं, आप बेशरम हैं। मैंने तो किसी से नहीं सुना। अभी जो इनके राइटर थे जिन्होंने इनका आइन लिखा है, उन्होंने दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस करवाई, मैं यहाँ से था पाकिस्तान से, मुझे तो वहां किसी ने नहीं कहा कि यार आप ये वाली बात बगैरत मैं बोल लूं, कौम है और ये है। मेहदी साहब, मैं बार बार आपसे यही अर्ज मैंने कर एक रहा दफा हूं। कहा कि सुने हिंदुस्तान में बगैरत सुने रहते ना, हैं, मैंने तो नहीं कहा। सुने, मैं ये कह रहा हूं, अगर उन्होंने कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, आपको हक हासिल है उसको कंडेम करें, उसको डिनाउंस करें, लेकिन खुदारा अपनी बारी पे बोलें। आपके जो ऑडियंस है ना, वो समझ जाएंगे कि अरविंद की गलती थी कि मेहदी की गलती थी। तो इसलिए प्लीज हैव द पेशेंस। और अरविंद, आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि हम कोई भी गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। मैं जो कहना चाहता हूं, मैं फिर से दोहरा दूं कि पाकिस्तान बाहैसियत एक मुल्क की गैरत तब कहां चली जाती है जब ये मेडिसिन को, लाइफ सेविंग ड्रग्स को इंपोर्ट करते हैं। तब कहते हैं कि जी नहीं नहीं, इसको उस वक्त कोई गैरत की बात नहीं होती है। जब कोई ट्रेड की बात होती है, बेचारी सब्जियां जब बीच में आ जाती है, खाने पीने की चीजें जो पाकिस्तानी आवाम को सस्ती कीमतों पे मिलनी चाहिए, उनका हक है कि वागा के उस पार से अगर कोई टमाटर, प्याज, आलू अगर सस्ते आ रहे हैं, उनका हक है कि वो कम सस्ती कीमतों पर इंडियन टमाटर, प्याज, आलू खाएं। जो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी को भी नहीं होनी चाहिए। किसी हुक्मरान को यह हक नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तान के गरीब आवाम की जेबें काट के वही इंडियन सब्जियां दुबई के रास्ते से मंगवा के 4 गुना कीमतों पर पाकिस्तानी गरीब आवाम के मुंह पर दे मारे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर गैरत है तो दवाइयां भी मत मंगाओ। इन्होंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं, ये रिकॉर्ड पे है, इन्होंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं इस बात का सबूत देना चाहता हूं। पता नहीं नीचे लिंक दूंगा, कितने लोग पढ़ेंगे कितने नहीं पढ़ेंगे, मैं फिलहाल स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। आपके अखबार डॉन है जनाब। आपके अखबार डॉन कहता है मेडिसिन एंड विटामिन। अब ये बीच में बोल रहे हैं, अब ये बीच में बोल रहे हैं। ये अखबारी खबर दे रहे हैं, सामने आना शुरू होता है ना, ये अखबारी खबर दे रहे हैं। इन्होंने कहा मैं लिंक देता हूं जिससे दोनों का मुआहिदा हुआ है, वो लिंक दिखाएं। मुआहिदा हुआ है, रुक जाएं और ठंड रखें यार। ये बीच में क्यों यार मैं ठंडी हूँ और मैं ठंड में बैठा हूँ। आप मेरी बात मुकम्मल हो जाने दें, आपकी बारी आएगी। मेहदी साहब, अरविंद प्लीज। मेहदी साहब, मैं आपसे दोबारा से 12 ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको हर हक हासिल है। आप ये कहें कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं, अपनी बारी पे खुदारा अपनी बारी पे बोले। हैव द पेशेंस। आप इतने सीनियर अखबारों के लिए, इंपॉर्टेंट अखबारों के लिए कॉलम लिखते हैं, तो हैव द डिसेंसी कि आपकी इस बात में ये नक्स है, उसकी बात सुन लें, उसके बाद उसकी तरदीद करें। प्लीज इंटरप्ट ना करें। जी मैं अरविंद, इन्होंने अभी ये बात भी कह दी कि मुआहिदा दिखाएं, कहां हुआ है, कहां ट्रेड हुई है। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने इजाजत दी होगी तभी तो वो दवाइयां बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया से यहां पहुंची है। वो कोई हवा से, हमने ड्रोन से तो नहीं गिरा दी, हमने ड्रोन से तो नहीं गिरा दी होंगी। हुकूमत पाकिस्तान ने इजाजत दी होगी,
कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है तभी आई हैं। ये आर्टिकल है डॉन के अंदर छपा है, इनका नाम है इकरम जुनैदी साहब, 12 मई 2020 का ये आर्टिकल है। इकराम जुनैदी, इकराम जुनैद, सॉरी मेरी जो है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी उर्दू मादरी ज़बान नहीं है। इसमें लिखा हुआ है मेडिसिन्स एंड विटामिन्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शोज मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट। वो मिनिस्ट्री तालिबान की मिनिस्ट्री नहीं है, वो हुकूमत पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है, जिसके डॉक्यूमेंट का इकराम जुनैदी साहब ने हवाला दिया है। ट्रेड जब हुई है तो वो दवाइयां हमने ड्रोन से नहीं फेंकी है, वो बॉर्डर क्रॉस करके आई है। तो वो बॉर्डर क्रॉस करके आई है तो इजाजत दी है तभी आई है। इन्हें कहें फैक्ट्स के ऊपर बात करें। अच्छा मेहदी साहब, आपने 2-3 बातें की। एक तो आपने ये कहा कि ट्रेड होती रहती है, चाहे मुल्कों की जंग भी लगी हो, रूस की और अमेरिका की जंग लगी हुई है, लेकिन ट्रेड हो रही है। तो यही पॉइंट है कि भाई पाकिस्तान ने ट्रेड क्यों बंद कर दी? पॉलिटिकल डिफरेंसेस भले रहें, अगर आपको भी अंदाजा है कि भाई आपको ड्रग्स की जरूरत पड़ेगी, इस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्यों ट्रेड बंद कर रहे हैं यकतरफा तौर पर? और डॉन से ज्यादा क्रेडिबल अखबार कौन सा है? अगर आप डॉन की खबर को नहीं मानते, सर सुन ले मेरी बात, अभी चल रही है। अगर आप डॉन को नहीं मानते तो डॉन से ज्यादा क्रेडिबल अखबार कौन सा है? और दूसरा सर, आपने हिजेमनी की बात की। हिजेमनी की बात जो है ना, ज्यादातर हमारे रिटायर्ड एम्बेसडर वगैरह करते हैं, जिनकी सारी ट्रेनिंग इसी में होती है कि हमने इंडिया की मुखालफत और दुश्मनी करनी ही करनी है। अब हिजेमनी जो है ना, ये एक पॉलिटिकल स्लोगन है, यानी वो मुल्क जो आपको अच्छा लगता है उसको आप कभी नहीं कहेंगे कि उसने हमारे ऊपर हिजेमनी कायम कर ली। जो आपको मुल्क गैर पसंदीदा होता है उसकी हिजेमनी की हमेशा बात की जाती है। अब मसलन दुनिया के कितने मुल्क हैं जो किसी दूसरे मुल्क की हिजेमनी में रह रहे हैं? तो ये जो ना बड़ा ही सब्जेक्टिव सी चीज है। और अगर आप अच्छे रिलेशंस की मुखालफत इस वजह से करें कि जी हमें हिजेमनी नहीं चाहिए, तो आपको देखना चाहिए कि उसकी आप कास्ट क्या पे कर रहे हैं। और आपने फिर ऑप्टिमिज्म की बात की कि पाकिस्तान के चंद मसाइल हैं, ये हल हो जाएंगे 2-4 साल में। सर ऑप्टिमिज्म अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ साथ, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन जाए, तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए, एजुकेटेड मुल्क बन जाए, लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, कोई वेल थॉट आउट जो ना स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। ऐसे उम्मीद से काम नहीं बनता। आप देखिए, हमारे 28 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। हम जब तक अपनी तरजीहात का आज सिरे नौ जायजा नहीं लेंगे तो हम खुशहाल मुल्क नहीं बन सकते। होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी। जी मेहदी साहब। जी, एक तो मैं ये अर्ज कर दूं कि मैं हिंदुस्तान भी जा चुका हूं, और आपके नॉलेज में शकील साहब कि मैं सिर्फ हिंदुस्तान गया नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान के अंदर हर तबका फिक्र के लोगों से मिल भी चुका हूं। और राहुल गांधी साहब के साथ भी जब मुलाकात हुई थी तो राहुल गांधी साहब भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे थे और पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल पे बात कर रहे थे। तो ये बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान के तमाम लोगों का शौक है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल पर ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं और ये बात करने की कोशिश नहीं करते कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात की ये नौयत बन गई है। मसलन क्या ये ज़रूरत पेश आई कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड बंद कर दी, या ये क्यों पेश आया कि पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के सिफारती ताल्लुकात जो है वो बड़े लेवल पर नहीं है, उसे घटा दिया गया। इन तमाम चीज़ों को तो आप एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है, इस पर तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये वाली बात कर रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, दूसरी बात ये, आप डॉन की बात कर रहे हैं, भाई डॉन में बहुत सारी खबरें आती हैं और सारी सच्ची नहीं होती हैं। मैं डॉन बहुत बड़ा अखबार होगा, बहुत अहम अखबार होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन मैं ये बहस नहीं कर रहा कि डॉन ने, मैं बहस दूसरी कर रहा हूं। मैं अर्ज ये कर रहा था, एक तो इन्होंने बात जब करी तो ये ऐसे बता रहे थे जैसे आज की बात है, फिर इन्होंने फरमाया ये 2020 के अंदर आया है, फिर इन्होंने फरमाया कि ट्रेड हो रही है और हम आलू टमाटर भेज रहे हैं। हो सकता है दवाइयां भी उसी रास्ते से आई हों जो रास्ता ये फरमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से सीमेंट और कुछ और चीजें दुबई के रास्ते से हिंदुस्तान जा रही है और बड़े व्यापारी जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं इस रास्ते से, तो ये हो रहा होगा। लेकिन बात असल में समझने की ये है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है।
और इन तमाम चीजों को बेहतर करने का क्या तरीका है। क्या यही तरीका होगा जो हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है? क्या हिंदुस्तान के जिनको ये फरमा रहे हैं, जो हिंदुस्तान के नेता थे, उन्होंने जिस वक्त ये एक स्पेशल पोजीशन रखी थी कश्मीर की, तो उसको खत्म करना है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में ये मसला 2 साल से चल रहा है और हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट इन्होंने ही फरमाया कि बाबरी मस्जिद को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हल किया। तो आज का सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मसले को 2 साल से हल नहीं कर रहा और इस मसले की वजह से एक टेंशन के अंदर जो है वो मजीद इजाफा हो गया। टेंशन तो अपनी जगह मौजूद थी। फिर इन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान का इसलिए जिक्र हुआ पिछले इलेक्शनों में क्योंकि हमारे 40 लोग मारे गए। भाई ये तो पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा है कि ये आपने खुद मरवाए हैं और ये किया इसीलिए गया था इलेक्शन को जीतने के लिए, और अब पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि अब आप फिर कुछ करने वाले हैं। तो भाई पाकिस्तान का एक अपना मौकफ है, आपका एक अपना मौकफ है। आपका मौकफ हो सकता है बिल्कुल दुरुस्त हो, आप अपने मौकफ पे कायम रहे, लेकिन अपना मौकफ हमारे मुंह में क्यों डालना चाहते हैं? पाकिस्तान का एक अपना मौकफ है। हमें बात असल में ये करनी चाहिए कि क्या कोई रास्ते हैं कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सके? क्या ऐसी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से ये ताल्लुकात जो हैं ये बेहतर होने के बजाय नीचे चले गए? आपकी दिलचस्पी इसमें क्यों ज्यादा है कि हम गरीब हो गए, हम कंगाल हो गए, हम ये हो गए? हमने तो आपकी बहुत सारी बातों को जिक्र नहीं करते कि वहां पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, आज से 20 साल पहले क्या हो रहा था क्या नहीं। हमने तो उस वक्त भी यही कोशिश करी कि पाकिस्तान, जिस वक्त के पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों, हमारे तो इमरान खान साहब ने इन तमाम हालात के बावजूद बकौल उनके कि उन्होंने कोशिश करी कि वो मोदी साहब से बात करें, लेकिन आपकी तरफ से जो है वो एक खास किस्म की पोजीशन है और उस पोजीशन को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जब आप उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो दूसरी तरफ से भी जो लोग हैं वो ये सोचने पर मजबूर होंगे कि हमें कितनी तक पोजीशन लेनी है। देखिए, और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे, कैसे हल होंगे, देखिए पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है। पाकिस्तान की सियासी जमात, और एक सियासी जमात को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो इसके ऊपर एक पूरा पैकेज, एक मंशूर लेकर आ रहे हैं कि अगर उनको मौका मिल गया और पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दे दिए, और वो एक ऐसी जमात है जिसने बार बार पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट करके दिखाई है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करके दिखाया। देखिए ना, यही 2016 में हमारे भी फॉरेन रिजर्व $24 बिलियन के थे और किसी से मांगे तांगे नहीं थे, हमारे अपने पैसे थे। तो ये चीजें होती रही, चीजें खराब हो गई, अब फिर दोबारा से चीजें ठीक करने के लिए पूरा एक मंशूर बन रहा है। एक टीमें बैठी हुई हैं, पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे काम कर रही है, मुस्लिम लीग अपनी जगह पे, और फिर मौजूदा हुकूमत को देखें, उन्होंने एक और तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ सख्तियां की, चीजों ने कुछ थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आई। जो डॉलर 300 को भी टप गया था वो अब 270 और 75 के दरमियान में आ गया। तो चीजों को बेहतर करने की सब कोशिश कर रहे हैं, टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे ऊपर ऐसे इदारे हैं जो पाकिस्तान की रियासत से पैसे लेते हैं और फिर चलते हैं, उनकी निचकारी की भी बात हो रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि इन दिनों के अंदर, क्योंकि ये अभी जो हुकूमत है ये आया कि आईनी हुकूमत है और आइन के अंदर है, लेकिन क्योंकि ये वोट लेकर नहीं आई हुई तो ये बहुत सारी तनकीद से बच सकती है, तो हम उसकी तरफ भी कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट लाने की भी कोशिश हो रही है। इस वक्त बिल्कुल हम करीब पहुंचे हुए हैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट के लिए, और हो सकता है जो अगला महीना हो उसमें बाकायदा उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात हो जाए और वो कंप्लीट हो जाए उसको। तो ये चीजें हो रही हैं। हम ये फरमा रहे थे कि कौन आ रहा है कौन नहीं, हम फिर एक कोशिश कर रहे हैं एक बड़े मुल्क के एक आदमी को पाकिस्तान बुलाने की, और मामला आखिरी स्टेज पर हैं। अगली हुकूमत में तो डेफिनेटली चंद बड़े लोगों ने वादा किया हुआ है कि वो जो ही हुकूमत इक़्तिदार बदलता है इलेक्शन के बाद, वो पाकिस्तान आएंगे और नए सिरे से इन्वेस्टमेंट की और सब चीज़ों की बात होगी। तो ये सब कोशिशें हो रही हैं और कोशिशों से नतीजे हासिल होते हैं। मनमोहन सिंह साहब जब वजीर खजाना बने तो उससे उन्होंने ये बात खुद कही कि हमने ये अपने पड़ोसी मुल्क से जो है ये प्लान उठाया है
और उसके प्लान के मुताबिक जो है हम अपने मुल्क को वो कामयाब हुए, बहुत खुशी की बात है। देखिए मैं इनकी तरह जो हूँ ना वो तंग नजर नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान की तरक्की को बुरा नहीं समझता, क्योंकि जो हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, मैं हिंदुस्तान गया था, मेरे आबाओ अजदाद की जन्मभूमि हिंदुस्तान के अंदर है, और आज भी बेशुमार ऐसे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं मेरे बुजुर्गों के जो वहीं पर रहते हैं, बल्कि वहां की जो सूबाई असेंबली है वहां तक भी पहुंचे हुए। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी कि अगर वहां पर मजीद प्रोस्पेरिटी होती है, मजीद लोगों की गुर्बत से उठाया जाता है और मुसलमानों के साथ बहुत बेहतर सलूक होता है, ऐसा लगता है। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में खुद क्रिटिसाइज किया था, अगर आपको याद हो, कि ये वाला जो तरीका है ना कि वजीर आजम और सदर मुसलमानों के अलावा कोई नहीं बन सकता, तो ये गलत है। और आपके प्रोग्राम में नहीं, मेरे कॉलम गवाह हैं कि मैंने उसके ऊपर लिखा है, अभी लास्ट कॉलम जड़ावाला के बाद जंग में छपा हुआ है, मैंने लिखा है कि भाई आप इस चीज को खत्म करें कि प्रेसिडेंट जो है वो या प्राइम मिनिस्टर वो गैर मुस्लिम नहीं बन सकता। तो आप, मैं समझ रहा हूं आप जहां से बात कर रहे हैं और ऑडियंस भी समझेंगे। तो बात ये है शकील साहब, आपने बुलाया, मैं आया, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत क्लियर हूं और अपनी मर्जी की बात करता हूं, और पाकिस्तान में भी। और जब मैं इनके मुल्क में गया था तो राहुल गांधी से लेके मुख्तार नकवी साहब तक, डेली प्रेस क्लब ने मुझे बुलाया था, सब कुछ छपा हुआ है, और मैंने वहां पर भी जो गुफ्तगू की वो सबके सामने है। मैं बिल्कुल यही बातें की जो आज मैं यहाँ पर बैठकर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा मेहदी साहब, आपने जो 2-3 बातें की ना, पहले भी आपने एक बात की थी कि इंडिया ने कितने लोगों को गुर्बत से निकाला। तो सर यूएन के फिगर्स हैं पिछले 15-16 साल में कोई 41, 41, सुन लेना प्लीज 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 डोंट इंटरप्ट। मैं आपसे 10 दफा रिक्वेस्ट कर चुका हूं, इंटरप्ट ना करें, इस तरह किसी को समझ नहीं आती। तो सर यूएन के फिगर्स हैं, पाकिस्तान में इंडिया के बारे में जो अच्छी खबरें होती है ना, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया पे रिपोर्ट नहीं होती। तो उसमें से एक ये थी, पिछले 16-17 साल में इंडिया में 41.5 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला गया, और ये यूएन के फिगर्स हैं। आई विश के पाकिस्तान के भी कोई 15-20 करोड़ का इस तरह का फिगर होता कि हमने भी गुर्बत से निकाला है लोगों को। जहां तक जैश ए मोहम्मद की बात है, सॉरी आपने कहा कि पुलवामा का जो अटैक था, पाकिस्तान ये कहता है कि वो इंडिया ने खुद करवाया था। तो सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, वो कहते हैं जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट इंडिया में हुए ना, वो सारे इंडिया ने खुद ही करवाए हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल मीडिया क्या कहता है उनके हवाले से। अजमल कसाब के हवाले से आपको पता है ना, नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दे दिया था, वो आज तक उनको हॉन्ट कर रहा है। और जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, की कर रहे हैं कि उनके पास तो बड़ा अच्छा प्लान है, वो पाकिस्तान को खुशहाली से हम करार कर देंगे। तो सर जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज, डिफेंस की प्रायोरिटी, आपकी एजुकेशन की प्रायोरिटी और हेल्थ की, उनको रिकंसिडर नहीं करेंगे, कोई गवर्नमेंट कोई ज्यादा नहीं कर सकती। तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तो यही इल्जाम था कि वो इंडिया के बारे में बड़े सॉफ्ट हैं और वो बड़े प्रो इंडिया हैं, उनके पास इंडिया से लोग आते हैं, वीजे के बगैर आ जाते हैं, तो बड़ा उनका बैगेज है इस हवाले से। जी अरविंद, आप क्या कहेंगे? मैं क्विकली इनकी बात का रिस्पॉन्ड करूंगा, इस दफा लंबी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। इन्होंने कहा कि जी वही इंडिया ने हमले खुद करवाए हैं और नाम पाकिस्तान का लगा देते हैं। कितनी अजीब बात है ना चौधरी साहब, कि इंडिया हमले भी अपने ऊपर खुद करवाता है और पाकिस्तान फिर भी एफएटीएफ के अंदर जाके सफाइयां देता है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर पाकिस्तान ने करवाया ही नहीं तो फिर पाकिस्तान फेटफ के अंदर जाके ये तस्लीम क्यों करता है कि हमारे यहाँ पर इतनी दहशतगर्द जो है तंजीमें थी जिनके ऊपर हमने कार्रवाई की है, इनको कलदम इनको हमने करार दिया है, वो करने की क्या जरूरत है जब आपने कुछ किया ही नहीं। बात यह है कि जब टेररिज्म के नाम पे आपको पूरी दुनिया कटघरे में खड़ा आपको करेगी, तो फिर अगर कोई 100 में से एक टेररिस्ट अटैक आपने नहीं भी किया होगा, उंगलियां तो आप पे फिर भी उठेंगी। ठीक है, तो आप उसकी सफाई दें कि जी हमारे यहाँ पे टेररिज्म होती ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन इंडिया को फेटफ के अंदर दुनिया सवाल करेगी कि आपके यहाँ टेररिज्म होता है, हम आपको फेटफ में डालते हैं, उस दिन मैं डिफेंड नहीं करूंगा, मैं आके माजरत करूंगा और अपनी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करूंगा। बदकिस्मती से इस वक्त आप फेटअप से होकर गए हैं और दहशतगर्द हमला इंडिया ने खुद करवाया है। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा, इन्होंने कहा इमरान खान साहब ने मोदी साहब से जो है अमन की बात की और मोदी साहब ने कभी उनका जवाब नहीं दिया। इमरान खान साहब की स्टेटेड पॉलिसी थी
कि जब तक इंडिया आर्टिकल 370 को 35A को रीइंस्टेट नहीं करता तब तक हम इंडिया से कोई मुज़ाकरात करेंगे नहीं। वो बात और है कि पाक फौज का ऑफिशियल जो है बयान इसके ऊपर आया ट्विटर पे, आज भी मौजूद है कि जी हम तो मानते ही नहीं थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो आर्टिकल 370 खत्म करें या ना करें हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उसको बहाल करो या नहीं करो, ये इंडिया की इंटरनल पॉलिसी है। वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कुछ होता तो फिर आप उसके ऊपर जो है बात करते। अब रहा सवाल कि इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म किया, स्टेट को बाइफरकेट कर दिया। कराची एग्रीमेंट के तहत क्या आपने गिलगित बाल्टिस्तान को आजाद कश्मीर आपका नाम निहाद जो है उससे अलग नहीं किया? क्या वो नहीं हुआ? वो भी हो चुका, इंडिया ने कर दिया तो चीखें निकल गई हैं। फिर इन्होंने ये कहा जी कि हम इंडिया पे तंगी, हम बात ही नहीं करते हैं और इंडिया जो है बार बार हमारे इंटरनल इश्यूज के अंदर जो है गुफ्तगू करता है। मैं क्या कहता हूं या मेहदी साहब क्या कहते हैं उनको तो चलें साइड में करें। आप अभी हाल ही में जाके रियासत जब कोई बयान देती है तब पता चलता है कि इंटरफेरेंस कौन कर रहा है। जम्मू कश्मीर का क्या आपकी तरफ का जो जिसको हम कहते हैं पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, क्या इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यूएनजीए के अंदर अभी 4 रोज पहले नाम भी लिया? नहीं लिया। आपकी सुई अटकी पड़ी है इंडियन कश्मीर के ऊपर, आपका रोना है जो आप रोते रहते हैं हर आलमी फोरम के ऊपर। सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। आप अच्छा, हमने इंडिया ने पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया यूएनजीए में और ये इंडिया करते रहे, तो मसला आपकी तरफ है। मैं एक फर्द वाहिद जो है रियासत में वो कुछ कहता है मैटर नहीं करता, रियासत का तर्जुमान या रियासत का जो हुक्मरान है वो जब बात करता है तो उसे कहते हैं किसी दूसरे के मुल्क में जाके मदाखलत करना। फिर उन्होंने ये कहा कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो हैं वो किसकी वजह से खराब हैं, ये भी इन्होंने गुफ्तगू की है। मेहदी साहब से कोई ये पूछे 1947 की जंग, 1965 की जंग, 1971 की जंग, कारगिल, ये सब आप ही की देन है, आप ही ने शुरू किए हैं, वॉर आपने ही स्टार्ट किए हैं। इसके ऊपर तो आपके अपने एयर मार्शल असगर खान साहब ने ये बात कही थी कि जी 4 जंगें हिंदुस्तान से हुई हैं, चारों की चारों हमने शुरू की हैं। अब मैं जानना चाहूंगा कि सिर्फ एक इस पॉइंट के ऊपर ये बता दें कि जो जंगें हुई हैं, ज्यादातर जो जंगें हुई हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, वो किसने शुरू करी है? तो फिर तो मैं कह भी दूं कि जी इंडिया का कसूर है।